बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेब मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इंडिया के निज़ाम कानून पर, जहां मुसलमान 10-10, 20-20 साल तक जेलों में रहते हैं, लेकिन इस अरसे में उनके घर बार सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं, घर गिरा दिए जाते हैं, मकानात जला दिए जाते हैं, दुकानें हैं तो उसको भी नीस्त नाबूद कर दिया जाता है, मट्टी बना दिया जाता है। इसको कहते हैं बुलडोज़र चीफ जस्टिस। अच्छा, अब इसके बाद जब मुसलमान वहाँ से अदालतों से बरी होते हैं तो कोई कहीं खबर नहीं छपती, किसी को कुछ पता नहीं लगता। 9/11 के बाद इंडिया ने ये एक वतीरा बना लिया था कि उन्होंने मुसलमानों के चेहरे को मसक करना है, और ये किसी ने नहीं देखना कि उनको बरी कर दिया गया, क्योंकि इतना अर्सा वो जेलों में रखते हैं कि लोगों की याददाश्त जो है वो बहुत कमज़ोर है, भूल भाल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ, और मुसलमानों को जो है ना वहाँ पे बदनाम करके रख दिया गया। आज हम ऐसे ही एक केस की बात करेंगे जिसमें एक मुसलमान सियासतदान के मोहम्मद मोहित खान उनका नाम था, उनके पूरी प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद कर दिया गया। कोई 1 करोड़ की 50 दुकानें थीं जो उनके भाई की थी, जो बैरून मुल्क मुकीम है, उसको नीस्तो नाबूद कर दिया गया। FIR के दर्ज होने के अगले ही दिन अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी कि मकानात को ना गिराया जाए, तरीक़ेकार को पूरा किया जाए। लेकिन तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार भी उनके अपने हाथ में। वो कहते हैं जी हमने नोटिस दे दिया था 15 दिन पहले, नोटिस दिया कोई नहीं होता, कहीं दे दू के फेंकू के चले जाते हैं। और मोहित को जब 2 साल बाद बरी किया गया तो ये खबर कहीं नहीं छपी। जब मोहित गिरफ्तार हुआ तो तमाम चैनल्स पे था, आप अभी उसकी तस्वीर साथ देखेंगे कि तमाम चैनल्स पे, तमाम मीडिया पे मोहित खान को बदनाम किया गया कि ये गैंग रेपिस्ट है। लेकिन बाद में पता लगा कि वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, और जो बच्ची ने उस पर इल्ज़ाम आयद किया वो बिल्कुल गलत था। 28 जनवरी 2026 को जब अयोध्या के इस मोहित खान के केस को अदालत ने फैसला सुनाया तो उसने ये कहा कि बिल्कुल इसलिए बेगुनाह है कि जो DNA टेस्ट है उसमें कोई चीज़ साबित ही नहीं हो सकी, बच्ची का इल्ज़ाम झूठा था। पुलिस की तफ्तीश जो है वो भी गुमराह कुन है। पुलिस कभी मकान के अंदर के कहती है, कभी दुकान के अंदर कहती है, कभी दरख्त के नीचे कहती है, कभी दरख्त के पीछे कहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस तरह से पुलिस के अपने बयानात में इस कदर तज़ाद था कि मतलब वहाँ की जो कोर्ट है उसको भी ये कहना पड़ गया कि ये आपका जो बयानात है वो ना सिर्फ DNA की बेस पर हम इसको बेगुनाह करार दे रहे हैं, बल्कि हम इसको जो वहाँ के पुलिस के बयानात में तज़ाद है उसकी बेस पर भी हम इसको बेगुनाह करार दे रहे हैं। लेकिन ये खबर कैसे मीडिया में शाया हुई? मीडिया में खबर को तोड़ मड़ोड़ के शाया किया गया कि वो जी वो तो बेगुनाह था, लेकिन आगे एक राजू का नाम लिखे गया, राजू जो है वो ज़िम्मेदार है, उसका DNA में हो गया। तो एक ही केस में दोनों को मिक्स करके और उसकी जो थी उसको जो बेगुनाही थी उसको दबा दिया गया। अच्छा, अभी जो जैसे ही इनके घर को गिराया गया, मकान को गिराया गया, दुकान को गिराया गया, बेकरी इनकी अपनी थी उसको गिराया गया, तो उसके फ़ौरन बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी वहाँ की जो लोकल पार्लियामेंट है, लोकल असम्बली, उसमें ये तकरीर करते हुए कहा कि हम किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये आगे उन पर कोई 50 इल्ज़ाम आयद कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इनके मकानों को, दुकानों को भी गिरा देंगे, जो गिरा ही रहे हैं वो। अच्छा, उसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव जो जब समाजवादी पार्टी के सरबराह, उन पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि इनको पॉलिटिकल अपना सपोर्ट मिल रही है। फिर साथ ही इन्होंने इनका नाम गैंगस्टर्स एक्ट में भी रजिस्टर कर लिया। अब जब हाई कोर्ट ने इनको रिहा किया तो रिहाई के बावजूद ये रिहाई नहीं पा सके, क्योंकि इनका नाम गैंगस्टर लिस्ट से ऑटोमेटिकली नहीं निकला। इंडिया की हाई कोर्ट को ये चाहिए था कि जब वो जजमेंट दे रही थी कि ये बेगुनाह है तो उनको साथ में ये जजमेंट भी दे देना चाहिए था कि इनका नाम गैंगस्टर लिस्ट से फारिग किया जाए। अब गैंगस्टर लिस्ट से निकलने के लिए वो अपनी बेस को, चूंकि बेस ख़त्म हो चुकी जिस बेस पे शामिल हुआ था, अब इसके लिए वो केस को लड़ते रहेंगे। ये मतलब इंडिया का कानून है, ये वहाँ का इंसाफ है कि एक 12 साल की लड़की थी जिसकी माँ कुछ और कह रही थी और लड़की कुछ और कह रही थी, लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने घर, मकाना, दुकानें सब बर्बाद करके रख दिया। और अखिलेश यादव ने इस पर कहा कि इनका DNA किया जाए, क्योंकि DNA के बगैर तो मतलब कोई माने नहीं रखता इस तरह के केसेस जो हैं। लेकिन इस तरह के केसेस जो हैं वो करते हैं वहाँ पे। और ये ख़ास तौर पर एक ऐसे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया जिसको पॉक्सो कहते हैं, POCSO, यानी ये वो एक्ट है जिसमें ज़मानत कोई नहीं है, जिसमें सज़ा मैक्सिमम है। तो इन्होंने तो उनको 12-12, 14-14 साल की सज़ा राजू को तो सुना दी, इनको भी सुना देनी थी, अगर मतलब ये दबाव ना तो आप इसको करें। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो लखनऊ बेंच है उसने पहले इनको ज़मानत दे दी थी 28 जनवरी को। अभी भी ये ज़मानत पर हैं, ये नहीं है कि ये कोई रिहा हुए हैं। तो पहले इनको ज़मानत दी, अब केस उन्होंने ख़त्म किया। 20 साल की सज़ा इनका जो एक जानने वाला है उसको दिए राजू को कि वो अपना इसमें है। और गैंगस्टर केस का जो फैसला है वो अब फरवरी से ज़ेरे समात है अभी। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये केस लेके
आला अदालत में जाएंगे, डिवीजनल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये हम इस चीज़ को सही नहीं मानते। हमें नहीं लगता कि ये जो है ये डीएनए की बेस पर भी वो मुसलमानों की राय को लटकाना चाहते हैं। एक्चुअली उनको भी पता है, गवर्नमेंट को भी ये पता है कि अल्टीमेटली इसने रिहा होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। जो एक महमूद पराचा साहब हैं, मुसलमान जज, अपना सॉरी वकील हैं इंडिया के, वो ये कहते हैं कि अदालतों में जाना बेफ़ायदा है, अदालतों में जाना बेफ़ायदा है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये उनका फ़ैसला नहीं करेंगे। ये वाला फ़ैसला भी इसलिए हुआ कि सॉलिड ग्राउंड थे डीएनए की, वरना पुलिस के बयानात में तो तज़ाद तो पहले से था, लेकिन तज़ाद के बेस पे ये रिहा नहीं हो सके। अच्छा, साथ ही इनका बेटा ज़हीर खान साहब है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इसको चैलेंज करती है तो हम भी इसको पूरे तौर पर तैयारी करेंगे और हम भी इसका अपने वालिद की रिहाई के लिए और मुकम्मल बरियत के लिए इसको चैलेंज करेंगे। तो अयोध्या से कुछ तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर बदरसा रोड पर इनका जो है ना वो ये शॉपिंग मॉल था, जिसके कोई तकरीबन 50 मीटर के फासले पर, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा फासले पर 3000 मुरब्बा मीटर की बेकरी थी। 3000 मुरब्बा मीटर आप गैस कीजिए, अच्छी खासी बड़ी दुकान होती है। तो जहाँ मतलब जिसको मसमार कर दिया गया था, तो एक वहाँ पे रोज़नामा भास्कर उनकी टीम गई थी इसका इंटरव्यू करने, जगह को भी देखा था और उन्होंने A1 बेकरी के नाम से ये मशहूर थी वहाँ पे, जिसका मलबा देखा, अब तो वो ज़ाहिर है मलबे का ढेर है। तो उसने वहाँ पे इंटरव्यू किया, तो आप हम थोड़ा सा उसका इंटरव्यू का आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या उन्होंने कहा, ताकि इससे आपको मदद मिलेगी कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है वो किस तरह का है और लोग वहाँ पे किस तरह से काम करते हैं। और इंडियन मीडिया में कहीं ये खबर नहीं है कि वो बेगुनाह है और बेगुनाह के मकानात और दुकानें सारी गिरा दी गई हैं। तो उससे पहला सवाल वो करता है कि क्या अदालती माहौल जो है वो आपको कैसा लगा, क्या आप उसे मुतमईन है? तो उसने, और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तो उन्होंने कहा हम 4 बहन भाई हैं, हम 4 भाई हैं, नदीम, मुफ्ती, जावेद, 3 शादीशुदा हैं, 1 शादीशुदा है, तो और हम 3 बहनें भी हैं, इसके अलावा बहनें सारी शादीशुदा हैं। तो लेकिन ये कि फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपके वालिद को कैसा महसूस हुआ जब वो गिरफ़्तार हुए? तो उन्होंने कहा कि वालिद की आंखों में आंसू आते थे और वो अपनी बेबसी को बड़ा महसूस करते थे कि मैं बेगुनाह होने के बावजूद लोगों को ये बावर कराने में नाकाम रहा हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। और फिर उनसे ये सवाल हुआ कि क्योंकि गवर्नमेंट अब ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि इसकी रिहाई में एक एमपीए का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको किसी जो एमपी हैं जिनका नाम शायद राजेश प्रसाद है, तो उन्होंने आपको रिहा करवाया? तो उन्होंने कहा कि हम तो उसको मिले भी नहीं, अगर मिले होते तो कोई तस्वीरें अब तक 100 दफ़ा छप चुकी होती, अगर फ़ोन पे बात की होती तो, चूँकि इनके पास तो सारे वसाइल हैं तो इसके जो फ़ोन के राब्ते हैं वो भी अपना अब तक कब के सामने रख चुके होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आप अदालत के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, तो उन्होंने कहा हम अदालत के बहुत शुक्रगुजार हैं। अगरचे अदालत ने शुक्रगुजारी के लिए बात अपना 2 साल लगा दिए और अदालत को ये समझने में काफ़ी टाइम लगा कि जो मोईद हैं खान, उनकी उम्र कितनी है, 72 साल उनकी एज है, जिनको बेकसूर को उसमें रगड़ा गया था। तो जब उनसे पूछा गया कि जी आपकी फ़ैमिली क्या महसूस कर रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ैमिली है वो बहुत ही खौफ महसूस कर रही है। जो उनकी बेगम है और उनकी माँ हैं वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि पता नहीं क्या बनने वाला है, क्योंकि लेबल तो उन पे लगा हुआ है। मीडिया ने इनके लेबल को क्लियर नहीं किया, मीडिया ने उनको तो हर तरह से गैंगस्टर और सारा कुछ साबित कर दिए, लेकिन बेगुनाही किसी अखबार में नहीं आई। तो साथ ही उन्होंने जब सवाल किया कि क्या इस पर कोई सियासी रंग दिया गया, तो उन्होंने कहा कि योगी अध्यक्ष जो है उन्होंने तो सियासी रंग दिया। लोग अपनी जो लोकल पार्लियामेंट है, लोकल असम्बली, उसके अंदर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गैंगस्टर्स जो हैं वो अखिलेश के साथ हैं और अखिलेश जो है वो गैंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। हालांकि ना कोई मदद को आया। और जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या उनकी समाजवादी पार्टी जो उसमें से किसी ने मदद की, तो उन्होंने कहा अखिलेश तो बहुत बड़ी बात है, कोई लोकल मकामी कौंसल भी मुझे मिलने आया ना मेरे वालिद को मिलने गया। तो ये वो ज़ख्म थे। जब उनसे पूछा गया कि वालिद की तबीयत जेल में कैसे रही, तो उन्होंने कहा कि जेल में रोते रोते और मुख्तलिफ़ तरह के जो बुरे किस्म के खाने थे उनसे उनकी जो है ना वो तबीयत ख़राब हो गई, मुँह में उनके ज़ख़म हो गए और छाले पड़ गए, और छाले पड़ने के बाद जो है ना वो बोलने के काबिल नहीं रहे। उनको चीज़ें ऐसी खाने को दी गई, शायद उसकी वजह से कोई बीमारियां लाक हो गई, लेकिन ये कि वो उनकी तबीयत जो वो बहुत ख़राब रहने लगी। और साथ ही चूँकि ये पहला मुकदमा था जो एक फ़ौजदारी केस था, सियासी केसों में तो पहले भी जाते रहते, मुसलमान सियासतदानों और केस में अंदर ना जाए तो वो इंडिया में तो रह नहीं सकता ऐसे। फिर ये चूँकि हाई प्रोफाइल किस्म के कैदी बना दिया था इनको, तो हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था, इससे भी मतलब उनकी तबीयत जो है वो ख़राब रहने लगी थी। तो वो सूरत के अच्छे खासे एक अमीरों में शुमार होते थे। तो जब उनसे पूछा कि बेकरी कर्ज पे लेकर बनाई गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर्जे पे नहीं बनाई गई थी, ये अपना हमारी अपनी थी, और तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो था वो नुकसान हुआ। और बेकरी को गिराने से पहले वहाँ का सामान चोरी कर लिया गया। अब सामान किसने चोरी किया? ज़ाहिर है जो बुलडोज़र लेके उन्होंने चोरी किया। तो
जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप ये दोबारा बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 50 दुकानों का कॉम्प्लेक्स दोबारा बनाना हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। तो जब उनसे पूछा गया कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा अदालत में, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे दिल की बात है, दिल ही जानता है कि हम अदालत में कैसे जाते थे और कैसे मुकदमे में फंसे, हमने क्या महसूस किया, क्योंकि ये पहला ही था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने वालिद के लिए क्या करेंगे जब अगर वो आला अदालत में गए, तो उन्होंने कहा कि एक बेटा बाप के लिए जो कुछ कर सकता है, जो कुछ मुमकिन है, जो हमारी पसली में हम वही करेंगे, और हम उनको बचाने के लिए जो कि एक झूठे मुकदमे में और इतनी बड़ी जो इनके हक़ में एक रिपोर्ट आई है, अगर अदालत उसको भी फ्यूचर की ना माने तो हम क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट अगर उसको भी नहीं मान रही तो मैं क्या कह सकता हूँ। इसी तरह मंडला है मध्य प्रदेश का, जो जून 24 में 11 घरों को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया कि इसमें गाय का गोश्त रखा गया था, ये इल्ज़ाम था उनका। तो और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मदाखलत तो करती है, लेकिन मदाखलत ठंडी ठार होती है, वो फैसले देते रहते हैं जिसमें मानता कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट 12 अपने फैसलों में नवंबर 24 में एक फैसला दिया था जिसमें उसने कहा कि ये जो बुलडोज़र को चीफ जस्टिस बनाया हुआ बिल्कुल गलत है, ये गैर आइनी है। अदालत ने कहा कि एग्जेक्टिव जो है वो कभी जुडिशल रोल प्ले नहीं कर सकती, तो अगर जुडिशल का जो काम है, जुडिशरी का जो काम है, वो इसी को करने दिया जाए, और किसी जायदाद को मुनज़्ज़म नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, और किसी घर को, मकान को, दुकान को, स्ट्रक्चर को उस तक नहीं गिराया जा सकता जब तक कि इंतज़ामिया उसको 15 डेज़ का नोटिस ना दे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि हमने तो नोटिस दे दिया था। अच्छा, अब ये दूसरी एक्टिविटी ये कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि जी ये 1.5 इंच जो है ना प्रॉपर्टी बाहर है, ये सरकारी ज़मीन पर है, या इस तरह के इल्ज़ामात के तहत वो दुकानों को, मकानों को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे गिरा देते हैं। तो 2022 से 2025 तक जो है ना वो कितने गिराए गए, जितने भी घर मकानात गिराए गए वो उनमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, अक्सरियत मुसलमानों की थी। और 2024 में 16 रियासतों में 37% मकानात, दुकानें जो है ना वो मुसलमानों के गिरा दिए गए थे, और बाद उसमें 44% तक, जब मुसलमानों की आबादी 10% भी नहीं है, उन रियासतों में भी 44% गिरने वाले मकानात जो मुसलमानों के थे। अप्रैल और जून 2022 के दरमियान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 5 रियासतों में, आसाम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह में 128 जो है ना वो ताज़ीरी किस्म के जो मसमारी हुई थी उसको डॉक्यूमेंट किया, और कहा कि ये वो हैं जिनको बुलवाई कहा गया, उनके घर गिरा दिए और बाद में बरी हो गए। इसी तरह फरवरी 2024 में जो दिल्ली में फ़िरका वाराना फसाद हुआ था, जिसमें मुस्लिम खुशी हुई थी, फ़िरका वाराना तो मेरे मुंह से हमें निकल गया, एक्चुअली तो ये मुस्लिम खुशी के जो वाक़यात थे उसमें मुसलमानों के 300 से ज़ायद जायदादों को तबाह बर्बाद कर दिया गया था, हालांकि पहले ही ये तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। तो अहमदाबाद के गुजरात में, जिसका मैंने जिक्र किया, 7,000 से ज़ायद मुसलमानों के घर बर्बाद हुए, और मज़ीद इलाकों में 10,000 से ज़ायद लोग बेदखल हुए। तो सुप्रीम कोर्ट जो इन चीज़ों को कहती है उनको मानता कोई नहीं है। अगर हम देखें तो सिर्फ 1.5 साल के अंदर 7,38,438 लोग जो है ना वो बेदखल हुए, जिनमें ज़्यादातर गरीब मुसलमान थे। और बुलडोज़र जस्टिस के जो ये एक्टिविटीज़ थी, इनमें बहुत से मकानात को जला भी दिया गया था। 2025 से 2024 तक जो है ना, जनवरी से मार्च तक जो है वो मालेगांव, महाराष्ट्र में गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 55 लोगों के मकानात जला दिए गए थे, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सारी ज़ाया गई थी। जनवरी 2025 में एक हजूम ने 3 घरों को बिहार में जलाकर राख कर दिया था। तो इसी तरह जो 2022 से 23 तक का, जैसे मैंने पहले बताया, उसके अलावा जो है वो 1,53,000 के करीब से ज़्यादा मकानात मसमार हुए और 7 लाख से ज़्यादा लोग बेदखल हुए। इसमें 89% मुतासरीन जो है मुसलमान थे। अब हम बात करते हैं UAPA के करैक्टर पे। UAPA में 80% जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें ये मोहित खान साहब भी शामिल थे, वो बाद में बेगुनाह साबित हुए। और UAPA का जो अपना प्रूफ रेट है वो 2.2% है। इसके बावजूद 80% बेगुनाहों के मकानात जिनके डिसीजन आ गए थे वो भी गिरा दिए गए, और जो 97.5% 8% मुसलमान बेगुनाह थे उनके मकानात भी गिरा दिए गए थे या जला दिए गए थे। ये इंडिया के जजेस नहीं सोचते, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंडिया के जो अदालती निज़ाम है वो डिफंक्ट हो चुका है, डिफंक्ट सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की, जो काम नहीं कर रही। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए दायरा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल YouTube चैनल माय पाकिस्तान। अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।